मनीष बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में देखा था। मैं शर्माई शर्माई बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी से गुजरे। तब मनीष ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहना दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यही डर था कि कहीं मेकअप धुलने के बाद मनीष की मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगा, तुम मुँह धोकर सादा ड्रेस पहन लेना। इस गर्मी में इस भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान हो रही होगी। अब तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उसे कैसे बताऊं। मेरा रंग सांवला है। हालांकि मैं इस बात के लिए 1 महीने से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि मनीष को सच सच बताऊं। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह में ज़बान ही नहीं, किसी ने खींच ली हो। मैंने सोचा मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूँ। अगर उसे गुस्सा आया तो रो धोकर उसे मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। आखिर वो मुझसे मोहब्बत करता ही है। जब प्यार हो जाता है तो इंसान अपने सामने ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई और मुझे हैरानी का एक और झटका लगा जब मैं उसके सामने सादा लिबास और मुंह धोकर बैठी थी। तभी उसने इस बात का आश्चर्य हुआ और ना ही उसको चेहरे पर कोई नाराज़गी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अभी उसके सामने दुल्हन बनी गहनों के साथ सजी बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी बहुत प्यारी लग रही हो। फ़िल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। लेकिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर गोरी रंगत कुछ जच नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारा रंग गेहुआ रंग का हो तो तुम और भी प्यारी लगोगी। हकीकत में मैं भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हूँ लीना, जितनी तस्वीर में थी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तुम्हारा यही रंग अच्छा लगता है। मनीष की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। क्या वाकई में उसे ऐसे ही अच्छी लगती हूँ? इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लेकर आ गई। मनीष ने जब खड़े होने के लिए पैर को साइड पर रखा और स्टैंड को अपने करीब किया और उसके सहारे से वो खड़ा हुआ, ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि वो एक पैर से अपाहिज था। वो लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे में सजी सजाई छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बूझ कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा था। उसके घुटने से नीचे का पैर बिल्कुल गायब था। ये देखते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। दिल चाहता था कि उसके सामने ज़ोर ज़ोर से रोऊं। ऐसे पति से अच्छा था कि मैं शादी ही ना करती, अपना पूरा जीवन मायके की दहलीज पर बिता देती। कमरे के बाहर मेरी नंद थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे साइड टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी थम सा गया था, जैसे दिल का किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ में आ गया था। भाभी का क्या था, वो तो चाहती भी यही थी कि भाई के सर से बोझ भी उतरे और वो अकेली घर में राज करती रही। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित और बीमार थी। मेरे चाहने पर भी मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसके उससे रो रही थी। मनीष मेरे करीब बैठ गया और कुछ देर मेरी ओर देखते रहे और बोलने लगे, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने उनकी और शिकायत भरी नज़रों से देखा और फिर बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो बोलने लगे कि हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था लीना। देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारी। अब मैं क्या कहती कि मैंने तो 100 लड़कों को देखकर उसे पसंद किया था, पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे ही मनीष ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे किया और उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो तो मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं मनीष से ठीक से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था। लेकिन मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी। मेरी नंदे जब घर आती तो मेरे हाथ का बना लजीज खाना खाकर मेरी तारीफ करते नहीं थकती। जब मैं उन्हें उनके पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था। मेरा पति तो इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा सके। पहले पहले तो मनीष मुझसे मेरे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और मैं दूसरे के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन जलती रहती थी। मनीष को हमेशा बिस्तर या सोफे पर बैठते उठते समय मुश्किल महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठने या बैठने में मदद नहीं की थी। मैं बस तिरस्कार से मुंह घुमा लेती थी। मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाले को नज़र नहीं आए थे, लेकिन मेरी सास और नंदे मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी। वापस लौटने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब रहना यहीं था
तो दिल तो लगाना ही था। मनीष जब भी मुझसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगते तो मैं उन्हें गुस्से में जवाब देती थी। अपने अंदर की घुटन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी हर करवाहट चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे मेरे शब्दों की कठोरता का ज़रा भी एहसास नहीं होता था। मैं ये तक कह देती, आपका हर काम मुझे करना पड़ता है। अगर आप अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतना काम ना करना पड़ता। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे मुझे। मेरी बातों का वो भी कोई जवाब नहीं देते थे। उन्होंने बस एक खामोशी अपने साथ रखी थी, बस इतना कहकर कि तुम मेरा काम मत किया करो। हालांकि मैं उनका काम ज़्यादा करती भी नहीं थी। ज़्यादातर वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही होता था और वो अपने कमरे में ही रहते थे। बस कुछ देर वो अपने माँ बाप के साथ बैठ जाते, बातें करते रहते। मनीष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, बाकी 2 बहनें थीं। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वे काम से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं मायके जाना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं उपहास भरे अंदाज में हंसने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं भी ले जा सकें। ये सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलाने को आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कार ऑटोमेटिक होगी। फिर मेरे दिल में कौतूहल पैदा हुआ कि देखूं तो ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और वो एक पैर से बड़ी सफाई से गाड़ी को नियंत्रित करते चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। आगे चल के एक सिग्नल पे उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी हुई गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगीं और फिर हंसने लगीं। एक कहने लगी, कितना खूबसूरत नौजवान है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने भी सुनी थी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था कि पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे ज़ख्म को फिर नए से ताज़ा किया था। मेरा चेहरा देखकर मनीष समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नज़र से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी मनीष के मुंह से मेरी तारीफ़। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करें। ऐसी ही बातों के जाल में फंसकर मैं पूछती रही हूँ। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना, मैंने गुस्से वाले आवाज़ में कहा और अपने घर के सामने उतरने लगी तो मनीष ने कहा, लीना अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो तुम फ़ैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट गई होती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले दिन मुझसे मिलने मेरी वो ही सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मुझे मेरी रंगत के ताने मारते रहता है। कहता है तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मायके भेज दिया है और बोला है कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं उसके छोटे से घर और कम पगार में भी खुशी से गुजारा कर रही थी। सहेली की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई। भाई ही मुझे छोड़ने आए थे। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला था। भाई मुझे बाहर से छोड़कर चले गए थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे मेरे बारे में ही ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी मनीष जो इस काली महारानी को सिर चढ़ा रखा है। और कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थीं। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो ज़रा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है। उसकी रंगत देख कर तो मेरा दिल मचलने लगता है। अपनी नंद की मुँह से ये बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती हैं। मनीष ने तुरंत कह दिया, लीना मेरी पत्नी है, वो कितनी सुंदर है ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने लीना के सामने कुछ कहा तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। मनीष अब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। तुम्हारी ही वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना वो जो करती है 5,000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास के मन में भी मेरे लिए ऐसे विचार थे। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बहुत गंभीरता से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में सम्मान मिल रहा था तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। वो मनीष ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब मनीष कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, तुम कब आई। मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और ख़ुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे इस तरह अपने पैरों में बैठे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, लीना तुम यहाँ क्यों बैठी हो। वे भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि दिखने वाली कमी महत्व नहीं रखती, इंसान का इंसान होना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है।
मनीष ने मुझे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी, इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर दिल सहम सा गया था। वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरे पास एक आदर्श पति था। मैं बहुत से हाथ पांव वाले सही सलामत मर्दों की कम पगार की वजह से अपने पति से लड़ने वाली बीवियों की तुलना में कहीं ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। अब मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं था। अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।